तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अगर आपने लेक्चर 1 देखा है हमारे सिंप्लेक्स मेथड की सीरीज का, तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अब तक आप सिंप्लेक्स मेथड के बादशाह बन चुके हो। मतलब आप इस दुनिया के कुछ गिने चुने लोगों में से जो ये जानते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड एक्चुअल में काम करता कैसे है। ठीक है, बाकी सारी दुनिया जो एल्गोरिथम रट रही है, ठीक है ना। तो हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा था पिछले सेशन के अंदर, सेशन नंबर 1 में, और हमने सिंप्लेक्स मेथड के पूरे कंसेप्ट को समझा था कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको आगे कुछ और चीजें बताऊं, आई स्ट्रांगली फील कि मुझे आपको एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करवाना चाहिए, जिससे आपको कंसेप्ट की थोड़ी और कंसेप्ट तो खैर आपका क्लियर ही है, जिससे हम यूज करेंगे तो हमारा हाथ थोड़ा और खुल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हमें मैक्सिमाइज करना है, दिस इज अवर फंक्शन z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2। ठीक है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक है x1 और एक है x2, और हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है 2x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू। नाउ देयर आर तीन कंडीशंस दे रखे, x1 प्लस 4x2 इट इज लेस देन 24। ठीक है, 3x1 प्लस x2 इट इज लेस देन 21 एंड x1 प्लस x2 इट इज लेस देन 9। ठीक है, तो और हम इस बात को जानते हैं कि जो सिंप्लेक्स मेथड है ये रियल लाइफ सिचुएशन से डील करता है, मतलब आपको कितना प्रोड्यूस करना है इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, और x1 और x2 जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो आप आइटम प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सिंप्लेक्स मेथड के अंदर, दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ आए? तो ये हमारा प्रॉब्लम है, हमें इसको सॉल्व करना है, हमें x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो बेसिकली राजी क्या चीज है, क्या जैसे अगर इन केस अगर आपने ट्रांसपोर्ट जो मेथड है, अगर आप ट्रांसपोर्ट मॉडल अगर आपने मुझसे पढ़ा है, ठीक है, तो आप जानते हो कि एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है आप उससे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर लेके आते हो। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व करने की जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये होती है कि जो टोटल सप्लाई दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिमांड। याद है ये चीज आपको? अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही असाइनमेंट मॉडल के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स हैं वो नंबर ऑफ मशीन्स के बराबर होती है। अगर कहीं कम ज्यादा हो रहा है तो हम ऐसे में नंबर ऑफ जॉब्स हम ऐड करते हैं, डमी जॉब्स हम ऐड करते हैं, या डमी सोर्सेज या डमी मशीन्स हम ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही वहां पर ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर नंबर ऑफ जो आपके पास सोर्सेज हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस जो रिक्वायर्ड टोटल सप्लाई टोटल रिक्वायरमेंट अगर बराबर नहीं है तो आप डमी सोर्स या डमी डेस्टिनेशन ऐड करके उस रिक्वायरमेंट को बराबर करते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, हमने जो एल्गोरिथम बना रखा होता है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही अप्लाई होता है। तो उससे हमें ये जो प्रॉब्लम हमें दी गई है, हमें सबसे पहले इस प्रॉब्लम को उस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, मैंने क्या वर्ड्स यूज किए? जो भी आपको प्रॉब्लम दे रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस वेरी प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ आ रहा है यहां तक? तो अब सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें इस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि स्टैंडर्ड फॉर्म सिंप्लेक्स मेथड के अंदर है क्या। ठीक है, तो आइए मैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूं। अगर कभी भी आपके पास सिंप्लेक्स मेथड की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? बेसिकली सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, आइदर इट कैन बी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ये मैक्सिमाइजेशन की भी हो सकती है और मिनिमाइजेशन की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरह की प्रॉब्लम्स को हमारा जो सिंप्लेक्स मेथड का जो एल्गोरिथम है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये, यहां तक समझ आ गया? दूसरा, जो यहां पर आपको 24, 21, 9 ये नजर आ रहे हैं, ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज हैं आपके पास वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड होती है इन कंस्ट्रेंट्स की, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या तो ये 0 होगी, ठीक है, या फिर ये पॉजिटिव होगी, पर ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो बेसिकली इसे हम बी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली जो इक्वेशन का रूप होता है इट इज बेसिकली A1
1x1 प्लस a12 x2 एंड सो ऑन a1n xn, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाटएवर इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब यहां पे आएगा लास्ट में बी आई, ये चीज जैसे यहां पर b1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो b है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड है RHS ऑफ कंस्ट्रेंट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये पहली चीज है। बेसिकली क्या चीज है, जो भी आपको प्रॉब्लम दे रखी होगी आपको उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की भी हो सकती है, मिनिमाइजेशन की भी हो सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा ही कंस्ट्रेंट की क्या होगी, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा जो इक्वेशन है इट विल ऑलवेज हैव एन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। हमेशा जैसे कल जब हमने मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर आपको याद हो, मतलब सपोज कीजिए इट वाज x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इज इक्वल टू, मुझे कल करवाया था तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। से इट वाज 450, ठीक है। एंड x1 प्लस x2 प्लस s2 इज इक्वल टू से 600, ठीक है। जो भी इक्वेशन थी व्हाटएवर इट वाज, बट इट वाज एन इक्वालिटी इक्वेशन, ये कंफर्म है, ठीक है। तो सिंपलेक्स मेथड में अगर आपको चीजों को सॉल्व करना है तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इन इक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, दे मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वालिटी, दे मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में होनी चाहिए। ये चीज आपको समझ आ रही है यहां तक, ठीक है। तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं दे मस्ट बी इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस वो इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो सर अब आप बताइए फिर कि अब जैसे x1 प्लस 4x2 है, ठीक है, इट इज लेस देन इक्वल टू 24, क्या दे रखा है x1 प्लस 4x2 इट इज लेस देन इक्वल टू 24। तो इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कैसे बदलें, ठीक है। अब इसको बदलने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि इसकी जो वैल्यू है वो 24 से कम है ये, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर कुछ जोड़ देते हैं जिसकी मदद से क्या होगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक s1 एक वेरिएबल मैंने जोड़ा है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ आ रही है चीज आपको, ठीक है। तो अगर तो लेस देन है तो आप उसमें कुछ जोड़ देते हो, ठीक है। अगर सपोज कीजिए इक्वेशन होती x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 24, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 होता तो अब ये इससे बड़ा है, अब 24 से इक्वेट करने के लिए हम इसमें से कुछ माइनस करते, अगर ऐसा होता तो, ठीक है। तो x1 प्लस 4x2 माइनस s1 इज इक्वल टू 24, जहां पर s1 इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज आपको समझ आ रही है, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो जो इनइक्वालिटी है, द फर्स्ट स्टेप इज जो इनइक्वालिटी है उससे आपको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। अब अगर तो ये जो है ये इससे बड़ा है, ठीक है, तो आप मतलब इक्वेशन में से कुछ माइनस कर लेंगे, और अगर जो इक्वेशन है अगर वो छोटी है नंबर से, जैसे लेस देन 24 है, तो आप उसमें कुछ ऐड कर देंगे। सो इट्स रियली वेरी सिंपल, समझ आ गया, ठीक है। तो आइए यहां पर करके देखते हैं x1 प्लस 4x2, अब ये 24 से कम है तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ जोड़ लेंगे, जोड़ने से ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3x1 प्लस x2 ये लेस देन 21 है तो हम इसमें जोड़ देंगे प्लस s2, उससे ये बराबर आ जाएगा 21 के, ठीक है। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ जोड़ दूंगा जिससे ये बराबर आ जाएगा 9 के। ये चीज आपको समझ आ रही है, वेयर s1 s2 एंड s3 ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही जो वेरिएबल्स है दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ आ रहा है, ठीक है। ये x1 और x2 ये डिसीजन वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। x1 x2 दीज आर डिसीजन वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। s1 s2 s3 ये जो मैंने अपने पास से जोड़े हैं these are slack variables, ये क्या है, these are slack variables, ये
इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब आप ऐड कर रहे हो तो इन्हें स्लैक वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब एक बात ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग विद रियल लाइफ, वी आर डीलिंग विद रियल लाइफ सिचुएशन। हम रियल लाइफ सिचुएशन से हम डील कर रहे हैं, तो ऐसे में जितने भी वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 जितने भी हैं वेरिएबल्स और जितने भी स्लैक वेरिएबल्स हैं, ऑल ऑफ देम दे आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो चौथी जो कंडीशन है हमारी वो क्या है? s1 s2 s3 x1 x2 जितने भी वेरिएबल्स हैं all of them are greater than और and equal to 0। समझ आ गया? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है? दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ आ रहा है? ठीक है, तो x1 x2 s1 s2 s3 all of them they are greater than equal to 0। समझ आ गया? ठीक है, तो राजी सबसे पहले तो आपको जब भी एग्जाम में सिंप्लेक्स मेथड की प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले तो आपको उसको कन्वर्ट करना होता है उस फॉर्मेट के अंदर जिस फॉर्मेट में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी सबसे एक्चुअली क्या है, अगर सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो चाहे मैक्सिमाइजेशन हो चाहे मिनिमाइजेशन हो, दोनों तरह की प्रॉब्लम्स आप सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये, तो फंक्शन कैसा है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, जो इक्वेशंस हैं उनकी राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो क्या करोगे, तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ आ रही है ये चीज आपको? ठीक है, एक और भी चीज है। अब जैसे सपोज कीजिए कि x1 प्लस 4x2 इट इज ग्रेटर देन या इट इज लेस देन, इक्वेशन है इट इज लेस देन इक्वल टू -24। ठीक है, सपोज कीजिए इक्वेशन क्या है, x1 प्लस 4x2 इट इज लेस देन इक्वल टू -24। तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, पर वहां पर तो नेगेटिव है। तो अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे करोगे? -1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आइए इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -x1 -4x2 और यहां पर -24 का हो जाएगा 24। ठीक है, और जो बीच में इनइक्वालिटी है वो क्या है? वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये लेस देन इक्वल टू का साइन था, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा। समझ आ रहा है? इस बात का ध्यान रखना, जब आप एक इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। ये चीज आपको समझ आ रही? ठीक है, अब उसके बाद अब जब आप इसे, अब तीसरी क्या है, कंस्ट्रेंट्स हमेशा इक्वेशन की फॉर्म में होंगे, ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में। अब ये ग्रेटर देन का साइन है, ये बड़ा है, तो इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो -x1 -4x2 माइनस s जो स्लैक वेरिएबल है, ठीक है, से s1 इट इज इक्वल टू 24। सो दिस विल बी अवर मॉडिफाइड इक्वेशन। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, और चौथी कंडीशन क्या है, जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके, जितने भी, ऑल ऑफ देम दे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसी मतलब सिचुएशन आ गई है जहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि जो वेरिएबल है x इट इज अनबाउंडेड, उसकी इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे में आप कैसे हैंडल करोगे? सपोज कीजिए क्वेश्चन में दे रखा है x2, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इसे कैसे हैंडल करोगे? इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। कैसे हैंडल करोगे? x2 आप इसे लिखोगे इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। ठीक है, या फिर कुछ बुक्स के अंदर अब यहां पर x1 x2 है ना, तो कुछ बुक्स में क्या लिखा होता है, x2 इज इक्वल टू x3 माइनस x4, जहां पर x3 इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप खुद देखिए क्या होगा। अगर x2 नेगेटिव है तो x3 छोटा हो जाएगा और x4 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर x2 पॉजिटिव है तो x3 बड़ा होगा, x2 छोटा होगा। ठीक है, और अगर x2 0 है तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके अंदर मतलब आपको जैसे x1 तो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो x2 है इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी 0, तो जो वेरिएबल है आप उसे लिख दीजिए डिफरेंस ऑफ 2,
नए वेरिएबल्स, 2 न्यू वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, x2 को उड़ा दीजिए इक्वेशन से और x2 को की जगह लिख दीजिए ब्रैकेट में x3 माइनस x4। अब x3 भी ग्रेटर देन 0 है, x4 भी ग्रेटर देन 0 है, पर x2 की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर x3 छोटा है x2 विल बी नेगेटिव, अगर x3 बड़ा है देन x2 विल बी पॉजिटिव। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इक्वेशन को सॉल्वेबल फॉर्म में लेके आना। समझ आ रहा है, ठीक है। बस अब सॉल्वेबल फॉर्म में हम ले आए हैं, अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। मतलब ये ना, अगर आप सोचो तो बेसिकली अगर आप इसे रिलेट करो, ठीक है, तो आप इसे रिलेट कर सकते हो कल वाली प्रॉब्लम से, जो मैंने आपको कल प्रिंटिंग प्रेस वाली प्रॉब्लम जो हमने बनाई थी, प्रिंटिंग प्रेस वाली प्रॉब्लम जो हमने बनाई थी, ठीक है। आप उससे बहुत क्लोजली, आप बड़े आराम से आप उससे रिलेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा आराम से, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहां पर कोई दो प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूं, ठीक है, x1 और x2। अब x1 पे प्रॉफिट है 2 रुपीज का, x2 पे प्रॉफिट है 5 रुपीज का। ये चीज आपको समझ आ रहा है, ठीक है। प्लस अब ये जैसे मैंने रिलीजियस प्रिंटिंग की थी, रिलीजियस बाइंडिंग की थी, ऐसी रिलीजियस हम सपोज कीजिए जैसे बुक के ऊपर हम कवर चढ़ा रहे हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो वो जो काम थे उनका प्रॉफिट 0 था। तो ये जो S1, S2 और S3 होते हैं, S1, S2 और S3, ये जो स्लैक वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं, इसकी बड़ी खास बात होती है, इसके दो बड़े खास फीचर्स होते हैं, दो, ठीक है। कौन कौन से? ये जो स्लैक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक तो इनका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं देते, ठीक है। तो आपकी प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होगी? प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, ठीक है। तो ये प्रॉफिट में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। ये तो है इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक किसका? स्लैक वेरिएबल का, ठीक है। और जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या कि दे कंज्यूम 1 यूनिट रिसोर्स ऑफ 1 टाइप, ठीक है। दे कंज्यूम 1 यूनिट रिसोर्स या टाइम कह लीजिए, 1 यूनिट टाइम या 1 यूनिट रिसोर्स ऑफ 1 मशीन, ठीक है। जैसे ये मैं बेसिकली, जैसे कल मैंने आपको बताया था धार्मिक प्रिंटिंग हो रही थी, वो सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस पे हो रही है और सिर्फ 1 मिनट कंज्यूम कर रही है। या धार्मिक रिलीजियस आप कोई बाइंडिंग कर रहे हो जो सिर्फ बाइंडिंग मशीन के ऊपर ही हो रही है और एक बाइंडिंग 1 मिनट का टाइम लेती है, ठीक है। तो जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनकी खास बात क्या रहती है कि उनका जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है वो 0 रहता है, ठीक है। और जो वो कितना टाइम कंज्यूम करते हैं मशीन का, 1 यूनिट क्वांटिटी 1 मिनट या 1 यूनिट रिसोर्स कंज्यूम करती है मशीन का। समझ आ रहे हैं यहां तक? ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या चीज है, अब सपोज कीजिए आप 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ये दोनों प्रोडक्ट्स 3 मशीन के ऊपर प्रोसेस होंगे, 3 मशीन्स के ऊपर प्रोसेस हो रहे हैं, सपोज कीजिए, ठीक है। तो अब ये तो आ गई हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन। अब उसके बाद मशीन्स की जो इक्वेशन है अवेलेबिलिटी की, वो हमने लिखी है। जैसे पहला प्रोडक्ट है वो पहली, दिस इज, ये बेसिकली जो तीनों इक्वेशंस लिखी है, ये पहली मशीन की इक्वेशन है m1, ये दूसरी मशीन की इक्वेशन है m2, ये तीसरी मशीन की इक्वेशन है m3। ये चीज आपको समझ आ रही है? मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। पहली मशीन जो है वो एक दिन के अंदर 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है, दूसरी मशीन एक दिन में 21 आवर्स के लिए अवेलेबल है, तीसरी मशीन जो है वो एक दिन में सिर्फ 9 आवर्स के लिए अवेलेबल है। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब पहला प्रोडक्ट है उसे पहली मशीन पे 1 आवर का टाइम चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट को 4 आवर्स का टाइम चाहिए। और जो ये स्लैक वेरिएबल जो हमने बोला है, कोई ऐसा रिलीजियस वर्क जो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर रहे हैं, जो प्रॉफिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, ठीक है, ये 1 यूनिट रिसोर्स कंज्यूम करता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये आइडल टाइम भी आप कह सकते हो कि मशीन इतने टाइम खाली पड़ी है। जो स्लैक वेरिएबल्स है, यू कैन एज्यूम कि मशीन इतने टाइम खाली पड़ी है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट x1 है, पहली मशीन पे 3 आवर्स का टाइम कंज्यूम करेगा, दूसरी पे 1 आवर, दूसरा प्रोडक्ट 1 आवर का टाइम कंज्यूम करेगा। और जो S2 है, यू कैन फील, मतलब आप इसे समझ सकते हो कि इट इज आइडल टाइम, कि कितने टाइम मशीन खाली रहती है, इज इक्वल टू 21 आवर्स। वो एक दिन में 21 आवर्स के लिए अवेलेबल है, बाकी टाइम कोई और काम कर रही होगी, ठीक है ना। अब ये जो तीसरी मशीन की अगर आप बात करें,
तो पहले प्रोडक्ट को भी 1 घंटे का टाइम लग रहा है और दूसरे प्रोडक्ट को भी 1 घंटे का टाइम लग रहा है। एंड S3 यू कैन अज्यूम इट टू बी आइडल टाइम ऑफ मशीन 3, कि वो कितने घंटे खाली रहती है इन 9 आवर्स में से, ठीक है। मतलब बाकी के टाइम हो सकता है कि कहीं और बिजी हो, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम दे आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, S1 S2 S3 कितना बना रहे हो, X1 और X2 कितना बना रहे हो, दैट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये चीज समझ आ गया, ठीक है आपको। अब आइए फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफी बड़ा न्यूमेरिकल था वैसे ये, तो मैं सोच रहा हूं कि अब मैं ही सोच रहा हूं स्पेस का थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको याद है एल्गोरिथम, आपको याद है एल्गोरिथम, कल हमने किस तरह से चीजों को सॉल्व किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल राजे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं कि हम मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो X1 X2 S1 S2 S3 और फिर हम लिखते हैं B, कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। X1 X2 S1 S2 S3 और B, ठीक है। B स्टैंड्स फॉर कि आप कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। यहां पर बेसिस BASIS बेसिस, यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये इसके नीचे हम क्या लिखते हैं कि हम क्या मैन्युफैक्चर करने वाले, क्या मैन्युफैक्चर करने वाले। तो मैंने आपको बेसिकली बताया था पहले क्या कि शुरुआत में हम सिर्फ जो S1 S2 और S3 हैं हम वो मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। S1 S2 एंड S3, ठीक है, शुरुआत में हम सिर्फ ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसके ऊपर क्या लिख रहे थे, इनके प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने 25000, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर इनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स लिख दिए हैं। X1 का प्रॉफिट 2 रुपी पर पीस, X2 का प्रॉफिट 5 रुपी पर पीस, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद लिखेंगे हम यहां पे CB, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक इन द प्रॉफिट। ये बेसिकली CB क्या चीज है, बेसिक, बेसिकली क्या चीज है, जैसे बेसिक वेरिएबल, ये बेसिकली क्या है जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। नॉन बेसिक क्या है, जो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो। अब जैसे यहां पर X1 और X2 ये हम नहीं बना रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या है 0, ZERO 0, ठीक है। X1 और X2 इनकी वैल्यू 0 है, बाकी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिनकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट कितना है 0 0 0 0। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर हमें क्या लिखना है, यहां पर हमें लिखना है प्रॉफिट, ये जो कंस्ट्रेंट की क्वेश्चंस है वो। सो इट इज 1x1 4x2 यहां पर प्लस 1s1, ठीक है, इज इक्वल टू आगे 24, इन दोनों के कोफिशिएंट है 0, ठीक है। अगली इक्वेशन लिखते हैं 3x1 प्लस 1x2 प्लस ये 1s2 इज इक्वल टू 21, ठीक है। तीसरी क्वेश्चन लिखते हैं 1x1 प्लस 1x2 ये 0 0 प्लस 1s3 इज इक्वल टू 9। ये समझ आ गया। तो टेबल जो है ये हमारी, अब जो टेबल है ये पूरी तरह से हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। जो सारा डाटा है ये मैंने नोट कर लिया। बेसिकली राजी क्या फंडा क्या है, ये मतलब कई बार इंटरव्यूज में भी ये चीज पूछी जाती है। जो सिंप्लेक्स मेथड है ये एक्सप्लॉइट करता है एक कंसेप्ट को, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिंप्लेक्स मेथड एक्सप्लॉइट करता है एक कंसेप्ट को, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या है, क्या कि आपने मतलब जब मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल मेथड जब मैंने आपको पढ़ाया था, ग्राफिकल मेथड मतलब ये लेक्चर सारे आपको मेरी वेबसाइट पे, मेरी ऐप पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जब मैंने आपको ग्राफिकल मेथड मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट होता है, क्या ऑप्टिमम पॉइंट जहां पर हमारा प्रॉफिट या मैक्सिमम रहता है, जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहती है, जो ऑप्टिमम पॉइंट है जहां पर हमें मैक्सिमा या मिनिमम मिलता है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट्स एट द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन, ठीक है। तो हमने बेसिकली 2D के केस में जो आपके सिर्फ 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो क्या है बेसिकली आप एक फिजिबल रीजन आप ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का और जो मिनिमम वैल्यू आप मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, वो हमेशा आपको इन कॉर्नर्स पे मिलता है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड एक बेसिकली एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करता है, क्या
वो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करते हैं कि जो मैक्सिमम मिनिमम है वो आपको कॉर्नर पे मिलेगा। तो वो क्या करता है, वो एक कॉर्नर से शुरू करता है, वो एक कॉर्नर से शुरू करता है, वो एक कॉर्नर से शुरू करता है, ठीक है। और वहां पर उस कॉर्नर पर z की वैल्यू को मतलब अपने आप फाइंड आउट करता है कि कितनी आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि वो यहां से एक कॉर्नर पे बैठा है, फिर वो चेक करता है कि वहां से वो पॉइंट को एक ऐसी जगह मूव कराएगा जहां पर z की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो मतलब अभी यहां से हम जंप करके किसी और कॉर्नर पे जाएंगे, वहां से हम जंप करके किसी और कॉर्नर पे जाएंगे, ठीक है, और वहां से हम जंप करके किसी और कॉर्नर, मतलब हम इस तरह से तब तक जंप करते रहेंगे जब तक हमें z की मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल जाती। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक कॉर्नर पे पहुंचे और फिर आपने इवेल्युएट किया कि और किसी कॉर्नर पर अगर जाऊं तो क्या प्रॉफिट इंक्रीज करता है, पर आपको पता लगता है कि नहीं, मतलब और कहीं जाएंगे तो प्रॉफिट और इंक्रीज नहीं करेगा। तो फिर आप कहते हो कि दिस इज माय ऑप्टिमम पॉइंट, यहां पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। समझ आ रहे हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, क्या शुरुआत में द बेस्ट वे इज कि जो जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके जो फाइंड आउट करने हैं, जैसे यहां पर हमें x1 और x2 फाइंड आउट करना है, हम इन दोनों को जीरो ले लेते हैं, ठीक है। x1 और x2 जैसे हमें फाइंड आउट करना है, हम इन दोनों को जीरो ले लेते हैं, और इन दोनों को जीरो लेके हम बाकी के जो स्लैक वेरिएबल्स हैं s1 s2 s3 उनकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखो बचपन में ना, देखो अब एक मिनट, तुम्हारे पास क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स थे, क्वेश्चन के अंदर x1 और x2 दो वेरिएबल्स थे, सिर्फ दो, x1 और x2 क्वेश्चन के अंदर। और कंस्ट्रेंट्स कितने थे, इनइक्वालिटीज कितनी थी, तीन इनइक्वालिटीज थी। अब तुम्हें उन इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना था, तो तुमने तीन स्लैक वेरिएबल्स और जोड़ दिए, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स पहले थे, ठीक है, दो वेरिएबल्स पहले थे प्लस तीन इक्वेशंस थी, तो तीनों इक्वेशंस के तीन स्लैक वेरिएबल्स आ गए, तो टोटल हमारे पास 5 वेरिएबल्स हो गए, 5। समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब मैथ्स का ये तुम कंसेप्ट जानते हो, हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने ही वेरिएबल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे यहां पर 3 इक्वेशंस हैं, तो इसकी मदद से हम 3 वेरिएबल्स ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस हैं, इनकी मदद से हम 3 वेरिएबल ही फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी के 2 हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी के 2 की वैल्यू हमें खुद एज्यूम करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम को शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, x1 और x2 दोनों को हम जीरो एज्यूम करते हैं कि x1 भी जीरो है, x2 भी जीरो है। आप दोनों को जीरो एज्यूम करते हो, और फिर इन तीन इक्वेशंस की मदद से जो बाकी के 3 वेरिएबल्स हैं स्लैक वेरिएबल, आप उनकी वैल्यू निकालते हो। समझ आ गया, ठीक है। तो बेसिकली अब टोटल वेरिएबल्स कितने हो जाते हैं, टोटल वेरिएबल्स अब यहां पर हो गए 5। वैसे एग्जाम में पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होते हैं, m+n, ठीक है। यहां पर n वेरिएबल्स हैं जो प्रॉब्लम में दिए हुए, प्लस m इक्वेशंस हैं, तो n वेरिएबल्स प्रॉब्लम के अंदर दे रखे हैं, 2 वेरिएबल्स प्रॉब्लम में दिए हुए, 3 इक्वेशंस है, टोटल हमारे पास 5 वेरिएबल्स आ गए जो फाइंड आउट करने हैं। 5 वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं, 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 2 वेरिएबल्स को जीरो पुट करते हैं, x1 और x2, ठीक है। तो x1 और x2 इन दोनों को हम जीरो पुट करते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो जिसको आप जीरो पुट कर रहे हो, जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज नॉन बेसिक वेरिएबल। और जिसे आप मैन्युफैक्चर करते हो, जिसकी आप वैल्यू निकालते हो, ठीक है, S1 S2 S3 जिसकी आप वैल्यू निकालते हो, दैट इज व्हाट इज नोन एज बेसिक वेरिएबल। समझ आ रहे हैं यहां तक, दैट इज व्हाट इज नोन एज बेसिक वेरिएबल। क्लियर हो रही है चीज आपको, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली अब आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। टेबल जो आपके सामने बनी हुई है, ठीक है, टेबल आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। x1 और x2 दीज आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है, उनकी वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है। यहां पर और बेसिक जो वेरिएबल्स है वो कौन से, S1 S2 S3 जिनकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये जो इक्वेशंस हैं x1 x2 इनमें जीरो पुट करोगे, s1 कितना आएगा 24, s2 कितना आएगा 21, s3 कितना आएगा 9। ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज जो है वो लिख ली, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या रहता है, अगला स्टेप हमें अब फाइंड आउट करना होता है
कि अगर मैं एक यूनिट x1 का बनाऊंगा, ठीक है, अगर मैं एक यूनिट x1 का बनाऊंगा तो क्या होगा, S1 S2 S3 ये नहीं बन पाएंगे, कुछ इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो मुझे इससे लॉस कितना होगा, ठीक है। तो आइए फिर निकालते हैं ZJ हम निकालेंगे, ठीक है। ZJ कैसे निकलता है ये मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था, 0 into 1 प्लस 0 into 3 प्लस 0 into 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इन सबको जोड़ो तो आएगा 0, क्योंकि यहां पर तीनों ही जीरोस है। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये 0, अगेन दिस इज 0, अगेन दिस इज 0, अगेन दिस इज 0, सारे 0 आ रहे हैं। अब यहां पर जब आप बी कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, CB को जब आप इस बी कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जोड़ने पे क्या आ रहा है, 0। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है जो हमें अभी बच रहा है, ठीक है। तो ये ZJ क्या है, ये ZJ रिप्रेजेंट करता है लॉस को। मैंने कल के लेक्चर, इट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लेना। मैंने कल के लेक्चर में मतलब टोटल 1.5 आवर का वो लेक्चर था, एंड इट इज अ मास्टरपीस इन इटसेल्फ, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू सिंपलेक्स मेथड। तो मैंने आपको बताया था कि ZJ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब आप कोई नई चीज आप बनाते हो लिमिटेड रिसोर्सेज से, तो जो पुराना जो आप बना रहे हो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब जब पुराना जो बना रहे हो उसकी प्रोडक्शन कम होती है तो पुराना जो बना रहे हो उसका प्रॉफिट भी कम हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, वहां से प्रॉफिट कम हो रहा है तो यहां से प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो ZJ क्या है, ZJ वहां से प्रॉफिट कम हो जाएगा, यहां से कितना बढ़ेगा, यहां से प्रॉफिट बढ़ेगा CJ लिखना भूल गए, यहां से प्रॉफिट बढ़ेगा CJ। अगर आप एक क्वांटिटी x1 की मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो एक यूनिट S1 कम हो जाएगा, 3 यूनिट S2 के कम हो जाएंगे, एक यूनिट S3 का कम हो जाएगा, ठीक है, कम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे हम, ठीक है, पर हम एक यूनिट x1 का बना रहे हैं, ठीक है। तो इनकी कम मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हमें 0 रुपीज जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, ठीक है, पर 2 रुपए इंक्रीज भी करेगा तो नेट प्रॉफिट कितना चेंज होगा, नेट इवैल्यूएशन, नेट प्रॉफिट कितना चेंज होगा, दैट विल बी CJ माइनस ZJ, ठीक है, CJ माइनस ZJ। तो फिर ये अब आइए निकालते हैं। सो 2 माइनस 0 इट इज 2, 5 माइनस 0 इट इज 5, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, ये चीज समझ आ रहा है। तो ये जो नेट इवैल्यूएशन वाली जो रो है ये हमें ये बताती है कि अगर आप एक यूनिट x1 की और बनाते हो आपको 2 रुपए प्रॉफिट बढ़ेगा, सिर्फ एक यूनिट बनाने से। अगर 10 यूनिट बनाओगे तो 20 रुपीज प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, अगर 100 बनाओगे तो 200 रुपीज प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो पर यूनिट आपका 2 रुपीज प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। वैसे ही अगर आप एक यूनिट x2 की बनाओगे तो आपका पर यूनिट 5 रुपए प्रॉफिट बढ़ेगा, 5 रुपीज, ठीक है। तो मतलब क्लियरली नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट का जो इंक्रीज हमें मिल रहा है वो यहां मिल रहा है। सो हम डिसाइड करते हैं कि दिस इज अवर की, के स्टैंड्स फॉर की, दिस इज अवर की कॉलम, दिस इज द प्रोडक्ट x2 जो हम बनाएंगे, दिस इज द प्रोडक्ट x2 जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे। समझ आ रहा है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप x2 मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप कितना x2 मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कितना, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, इट्स रियली वेरी सिंपल। मतलब अब ये जो हमारे पास सबसे पहली मशीन है, पहली मशीन, इसके ऊपर 24 आवर्स का टाइम अवेलेबल है, ठीक है। और जो ये x2 है इसको फर्स्ट मशीन पे 4 आवर्स का टाइम चाहिए, ठीक है ना। तो आप 24 आवर्स में मतलब कितना प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो, 24 डिवाइडेड बाय 4, तो 6 प्रोडक्ट्स आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम रेशो निकाल रहे हैं, रेशो निकालने से रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ये बी कॉलम की और x2 की कॉलम की रेशो है, ठीक है। तो 24/4 ये आ गया हमारा 6, ठीक है। ऐसे ही 21 डिवाइडेड बाय 1, 21/1 ये आ गया 21, 9 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 1 ये आ गया 9, ये चीज समझ आ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या चीज है, x2 को बनाने के लिए सेकंड मशीन पे सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगेगा पर पीस, ठीक है। अब 21 आवर्स अवेलेबल है, 21, तो टोटल आप 21 आवर्स में 21 प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, ठीक है। 9 आवर्स अवेलेबल है मशीन 3 के, और x2 को बनाने के लिए सिर्फ 1 आवर का टाइम चाहिए पर पीस, तो टोटल आप 9 प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, 9 प्रोडक्ट्स। समझ आ रही है चीज आपको, ठीक है। तो अब देखो, अब कोई चीज बनानी है अगर
मशीन 1 पे भी प्रोसेस होगी, मशीन 2 पे भी होगी, मशीन 3 पे भी होगी। अब मशीन 1 ने कहा भाई साहब हम सिर्फ 6 पीस बना के देंगे, मशीन 2 ने बोला हम 21 बना देंगे, मशीन 3 ने बोला कि हम 9 बना देंगे, पर वो जो प्रोडक्ट है वो तो तीनों पे ही प्रोसेस होगा ना, ठीक है ना। तो हमारी अपनी खुद की कितनी कैपेसिटी है बनाने की, जो सबसे कम वाली रेशियो है। सो 6 जो मिनिमम, सबसे कम मिनिमम नॉन नेगेटिव रेशियो, मिनिमम नॉन नेगेटिव नंबर जो आपको मिलेगा, ठीक है, दैट इज अवर मतलब क्वांटिटी जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे। समझ आ रहा है? तो अभी भी हमने क्या निकाला, हम X2 मैन्युफैक्चर करेंगे, और कितना मैन्युफैक्चर करेंगे हम, 6 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे पर डे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो वहां पे मैंने वो एरो डाल दिया। अब बात ये है कि ये आप इतनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, अब आप कुछ नया बना रहे हो, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब हम कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा, वो रिप्लेस कौन सा होगा, वो रिप्लेस कौन सा होगा, वो होगा ये वाला, ये S1, ठीक है, S1 रिप्लेस होगा। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो S1 इसे हम बोलते हैं आउटगोइंग वेरिएबल या लीविंग वेरिएबल। S1 रिप्लेस हो रहा है, ये बाहर जा रहा है सिस्टम से, अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमने बंद कर दी है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, X2 आ जाएगा यहां पे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो आइए फिर इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हमने एक नई टेबल, और ये जो यहां पर एरो लगा रखा था और वहां एरो लगा रखा था, यहां पर ये दिस इज अवर की कॉलम, दिस इज अवर की रो, और ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये आ गया हमारा की एलिमेंट, ठीक है, की एलिमेंट। अब की एलिमेंट का क्या करना होता है, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जो की एलिमेंट होता है इट मस्ट बी 1 इन द सिंप्लेक्स टेबल, हमें उसको 1 बनाना है, ठीक है, और उस कॉलम के अंदर जो बाकी के एलिमेंट्स हैं हमें उसमें 0 बनाना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो की एलिमेंट होता है हमें उससे 1 बनाना होता है, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं की कॉलम के अंदर उन्हें हमें 0 बनाना होता है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हम की एलिमेंट कितना बनाएंगे, और बाकी के जो दोनों हैं S2 और S3 वो कितने मैन्युफैक्चर करेंगे। ये चीज आपको समझ आ रही है? जब आप ये काम करते हो, याद है पिछले लेक्चर के अंदर यहां पे 450 था यहां पे, और यहां 600 था, तो जब आपने यहां पर 1 को 0 बनाया था, आपने 0, ठीक है, तो 600 में से 450 माइनस किया था तो 150 आ गया था, दैट वाज द क्वांटिटी ऑफ सेकंड प्रोडक्ट, ठीक है। वो पिछले लेक्चर की बात है, पिछले लेक्चर की बात कर रहा हूं, समझ आ रहा है? तो अब हमें इस जो ये हमारा की एलिमेंट है जिसे हम पिवट भी बोलते हैं, इसको हमें 1 बनाना है, और बाकी के जो दोनों हैं इन दोनों को हमें बनाना है 0, ठीक है। तो आइए फिर अब मुझे लग रहा है कि मुझे और स्पेस की जरूरत है, तो कल भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। अब मैं एक्चुअली छोटा छोटा एक्सप्लेन लिखता ताकि अगर आप मोबाइल पे भी देख रहे हो तो भी आपको मतलब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, छोटा। तो ये नीचे की 2 रोज की अभी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, इसका काम हो चुका है, तो मैं इसे रब कर देता हूं। नीचे की 2 रोज में रब कर रहा हूं, ठीक है, आप अपनी कॉपी पे प्रॉपर वे में कर लेना, ठीक है। तो आइए फिर अब फिर से एक नई टेबल हम तैयार करते हैं, ठीक है, फिर से वही सब कुछ होगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं बेसिस, यहां पर x1, यहां पर x2, यहां पर s1, यहां पर s2, यहां पर s3, ठीक है, ये चीज हमने लिख ली है। यहां पर cj क्या होता है, कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट इन सब का। अब x1 का प्रॉफिट कितना है 2, इसका है 5 पर पीस, बाकी सबका क्या है 0। यहां तक समझ आ गए? बेसिस के नीचे क्या लिखते हो, जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। अब S1 ये है आउटगोइंग वेरिएबल, इसकी जगह इनकमिंग वेरिएबल क्या है x2, तो यहां पर क्या आएगा x2, बाकी एज इट इज रहेंगे, S2 ऐसे ही रहेगा, S3 ऐसे ही रहेगा। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। अब इनके आगे क्या होता है CB, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसिस, जो चीज आप बना रहे हो x2 S3 x2 S2 S3 जो आप बना रहे हो उसका प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। x2 का कितना है 5, S2 का और S3 का दोनों का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन क्या है 0। ये चीज समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो अब ये टेबल हमने यहां तक ड्रॉ कर लिए। अब क्या चीज है, ये जो पिवट है आपकी ये वाली 4, ये यहां पर 1 आपको बनानी है 1, तो उसका तरीका क्लियरली क्या है, यहां पर 4 है, वो आप पूरी की पूरी रो को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। पूरा ये जो रो आपको नजर आ रहा है इस पूरी रो को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहां पर b था लास्ट में b, ठीक है, ये b है,
ठीक है, इसमें यहाँ पर 24 लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। अब आइए फिर पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं, पूरी की पूरी रो को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर आ गया 1/4, ये 4/4, ठीक है, 4/4, ये आ गया, जैसे 1/4 आ गया 4/4, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, ये आ गया, 1 को डिवाइड कर रहा हूं 4 से 1/4, 0 को डिवाइड कर रहा हूं 4 से 0, 0 को डिवाइड कर रहा हूं 4 से 0, 24 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आ गया 6, ठीक है। आपने कुछ देखा, मैंने आपको क्या बताया था कि हम x2 मैन्युफैक्चर करेंगे और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी 6, ठीक है। आप यहां पे देखिए अपने आप 6 आ गया, समझ आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना ये रिसोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जब आप इस पूरी रो को डिवाइड करोगे तो यहां पर नंबर ऑफ क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब क्या है, ये बाकी के जो दोनों एलिमेंट्स हैं इस कॉलम के अंदर, ये 1 और ये 1, इसको भी हमें क्या बनाना है, इसको भी हमें 0 बनाना है, ठीक है। इस एलिमेंट को भी 0, इस एलिमेंट को भी 0, एंड इट्स रियली वेरी सिंपल। ऊपर वाली इक्वेशन जो पूरी आपको ऊपर वाली रो नजर आ रही है, आप इसे 4 से डिवाइड कीजिए, अभी भी हमने करा है, ठीक है, और नीचे वाली दोनों इक्वेशंस में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 1 माइनस, मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, 3 ऊपर वाली पूरी रो को 4 से डिवाइड करके इस रो में से माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 माइनस 1/4, ये 1 माइनस 4/4, 0 माइनस 1/4, 1 माइनस 0/4, 0 माइनस 0/4, 21 माइनस, ये क्या है अपना 24/4, ये चीज। तो ये जो सेकंड रो है, इसमें से मैंने जो फर्स्ट रो थी उसको 4 से डिवाइड करके माइनस कर दिया, ठीक है। आपकी में भी शायद आपकी बुक में यहां पर आगे एक और भी कॉलम हो सकता है, फिक्स्ड रेशो, ये आपको समझाने के लिए कि आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, पूरी की पूरी रो, जो ऊपर वाली रो है, ऊपर वाली जो रो है उससे आपने 1/4 से मल्टीप्लाई करके इस रो में से माइनस किया है, ठीक है। तो ये लिखा होता है फिक्स्ड रेशो। जिस के आगे FR नहीं लिखा हुआ वो ये वाली रो है, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करके आपने इस रो में से माइनस किया, ठीक है। तो ये 1/4 कुछ बुक्स में लिखा होता है ताकि आपको दिमाग न लगाना पड़े, देख के पता लग जाए, ठीक है। तो आइए फिर सॉल्व करते हैं। सो 4 3 12, ये आ गया 11/4, 11/4, 1 माइनस 4/4, ये आ गया 0, ये आ गया 0 माइनस 1/4, ये आ गया माइनस 1/4, ठीक है। 1 माइनस 0/4, ये आ गया 1, 0 माइनस 0, ये आ गया 0, ठीक है। एंड 21 माइनस 24/4, या 21 माइनस 6, ठीक है, ये आ गया 15, ये चीज 15, समझ आ रहा है, ठीक है। यही अब यहां पर अगेन 1 है, हमें इसे फिर से 0 बनाना है, तो ये जो टॉप वाली रो है इसे 1/4 से मल्टीप्लाई करके इस रो में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आइए क्या आएगा, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 4/4, 0 माइनस 1/4, 0 माइनस 0/4, 1 माइनस 0/4, ठीक है, 9 माइनस 24/4। ये चीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं, 1 माइनस 1/4, ये क्या आ गया हमारे पास, इट विल बी 3/4, 3/4, 1 माइनस 1, ये आ गया 0, ये आ गया माइनस 1/4, ठीक है, ये आ गया अगेन 0, ठीक है, और यहां पर ये आ गया 1, ठीक है, 9 माइनस 6, ये आ गया 3, ये चीज समझ आ गया, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। समझ आ गया। तो ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन आ गई, प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, X2 मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और S3 और S2 और S3 मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब इसका प्रॉफिट आ रहा है 5 रुपए, इन दोनों का प्रॉफिट 0 आ रहा है। कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, X2 आप कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो, 6 यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है ना। तो टोटल प्रॉफिट अगर कोई आपसे पूछे कितना आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, ठीक है। तो यह हमारा 5 6 30 प्लस 0 प्लस 0, तो टोटल प्रॉफिट ये आ गया आपका 30 रुपीज। दिस इज अवर टोटल प्रॉफिट।
समझ आ रहा है? ठीक है, अब आगे हमें चेक करना है कि क्या सिचुएशन और इंप्रूव हो सकती है, क्या प्रॉफिट और इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या चीज है, अब यहां पर हम लिखते हैं ZJ। अब आप जानते हो कि आपको क्या करना है, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ के नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो, देखो ये तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये तो 0 ही आएगा। अब ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, अब यहां पर ये आ गया 5, यहां पर आ गया अगेन 5/4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 0 एंड अगेन ये आ गया 0, ये चीज। ठीक है, तो ZJ निकालिए। अब आइए निकालते हैं CJ माइनस ZJ। ठीक है, CJ माइनस ZJ। ठीक है, अब देखो हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, और यहां पर जो आएगा वो हमें ये बताएगा कि प्रॉफिट में कितना चेंज होगा। वर्ड यूज कर रहा हूं, चेंज। कितना चेंज होगा जब आप एक X1 बना रहे हो या X2 बना रहे हो। ठीक है, अब अगर वो चेंज पॉजिटिव आ रहा है यानी कि प्रॉफिट फर्दर इंक्रीज करेगा, अगर वो चेंज नेगेटिव आ रहा है यानी कि कोई चेंज करने से प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, और अगर वो 0 आ रहा है तो यानी कि कोई चेंज नहीं होगा, सिचुएशन ऐसी रहेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं मतलब क्या होता है। सो CJ माइनस ZJ, तो ये हम करेंगे 2 माइनस 5/4, 2 माइनस 5/4, 8 माइनस 5/4, ये आ गया 3/4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3/4। ठीक है, उसके बाद 5 माइनस 5, ये आ गया 0, 0 माइनस 5/4, ये आ गया माइनस 5/4, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, ये चीज। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप ये मैन्युफैक्चर करें, ये मैन्युफैक्चर करें या ये मैन्युफैक्चर करें, तो क्या होगा आपके पास, मतलब प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप एक S1 अगर आप मैन्युफैक्चर करते तो आपका प्रॉफिट गिर जाएगा 5/4 रुपीज से पर पीस, डिक्रीज करेगा। पर यहां पर देख रहे हो 3/4 पॉजिटिव का है। अगर आप एक यूनिट X1 अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो इससे आपका जो प्रॉफिट है वो फर्दर इंक्रीज करेगा। ठीक है मेरे भाई, हो सकता है यार मैं समझा भी रहा हूँ, प्रॉब्लम भी बना रहा हूँ, हो सकता है कि प्लस माइनस की गलती होगी हो। ठीक है, कहीं पर कुछ कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत आ गई हो, तो अगर कुछ ऐसा अगर तुम कोई गलती पकड़ो तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी। ठीक है, दूसरा नीचे कमेंट से मेंशन कर देना कि सर ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, मैं तो फंडा पूरा मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, यहां तक समझ आ गए। तो यहां पर ये आ गया हमारे पास 3/4। ठीक है, तो अब हमें इसको यहां पर ये, अब ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने डिसाइड किया कि ये है हमारा की कॉलम। ठीक है, हम ये X1 हम मैन्युफैक्चर करेंगे। अब क्या है, हमने डिसाइड किया कि हम X1 मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये कि आप X1 मैन्युफैक्चर करोगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप कितना X1 आप मैन्युफैक्चर करोगे, कितना। ठीक है, तो अब उसका सॉल्यूशन कैसे है, बेसिकली क्या चीज है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको एक यहां पर रेशो का एक थीटा कॉलम आपको बनाना है, थीटा, जिसमें जो बेसिकली क्या होगा, इस बी कॉलम की और जो हमारा की कॉलम है उसका मतलब रेशो होगा बी डिवाइडेड बाय की कॉलम। ठीक है, ये बी की जो टर्म्स है डिवाइडेड बाय की कॉलम। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो 6 डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये आ गया 24। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 24। ठीक है, उसके बाद आ गया 15 डिवाइडेड बाय 11/4। क्या आ रहा है यहां पर 15 डिवाइडेड बाय 11/4, 15 डिवाइडेड बाय 11/4। ठीक है, 60/11। ठीक है, इट विल बी 5 पॉइंट समथिंग। ये आ गया हमारे पास 60/11। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 3/4। क्या आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 3, एक मिनट, 3 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, तो ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 4, ये चीज समझ आ रहा है। ठीक है, तो हम कितनी क्वांटिटीज हम मैन्युफैक्चर करेंगे X1 की, हम 4 क्वांटिटीज मैन्युफैक्चर करेंगे X1 की। ठीक है, अब बात ये कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं। अब कोई चीज अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे तो बाकियों का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। ठीक है, तो अब जब आप 4 क्वांटिटीज मैन्युफैक्चर करोगे, जब 4 क्वांटिटीज X1 की पिक्चर के अंदर आएंगी, तो कुछ सिस्टम से बाहर भी निकलेगा, कोई आउटगोइंग वेरिएबल भी होगा, और वो आउटगोइंग वेरिएबल हमारा क्या होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी S3। ठीक है, तो ये S3 वाली जो रो है, दिस इज अवर की रो। ये क्या है, की रो। जो ये हमारा X1 वाला जो कॉलम है ये है की कॉलम, और ये जो 3/4 है दिस इज अवर पिवट, दिस इज अवर की एलिमेंट। ये क्या है, की एलिमेंट।
तो हमें इसकी एलिमेंट को अब 1 बनाना है, हमें इसकी एलिमेंट को अब 1 बनाना है। ठीक है, कैसे बनाओगे, नजर आ रहा है, 4/3 से पूरी की पूरी रो को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बन जाएगा। ठीक है ना, तो आइए फिर इसको 1 बनाते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ऊपर वाला मैट्रिक्स उड़ा दूं क्या है, ऊपर वाला मैट्रिक्स चलिए हम उड़ा देते हैं। क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। ठीक है ना, तो हम ऊपर वाला मैट्रिक्स हम उड़ा देते हैं, ये अब इसी के नीचे काम कर लेते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत हमें लिखा हुआ मिल गया, हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर सबसे पहले x1 x2 s1 s2 s3 लिखा हमने, उसके ऊपर उसके कंट्रीब्यूशन लिख दिया प्रॉफिट के, ये CB लिख दिया, FR की तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, वहां तो खैर अभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रब करो पहले, इसकी कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ FR फिक्स रेशियो, किससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, x2 s2 और s3 की जगह आ जाएगा x1। ठीक है, ये आ गया x2, ये आ गया s2 और ये x3 की जगह क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे CB है कंट्रीब्यूशन ऑफ बेसिस, जो आप बना रहे हो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। x2 का कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट में 5 रुपीज पर पीस, s2 का कंट्रीब्यूशन है 0 रुपए पर पीस, x1 का कंट्रीब्यूशन है 2 रुपए पर पीस। यहां तक आपको समझ आ गया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जो हमारी की रो है उसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पूरी की पूरी रो को अब यहां पर इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पूरी रो 4/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो जब मैं 3/4 को 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एलिमेंट मेरा बन जाएगा 1, यहां पर आ गया 1। ठीक है, ये 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रहेगा 0। ठीक है, -1/4 इंटू 4/3, तो ये आ गया -1/3। ठीक है, ये आ गया -1/3। क्लियर। अब ये S2 ये आ रहा है 0, ये आ गया 0। ठीक है, S1 इसकी S3 इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, सो 1 इंटू 4/3, तो ये आ गया 4/3। ठीक है, और यहां पर है हमारे पास ये 3 हमें नजर आ रहा है 3। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, ये आ गया 4, ये चीज। ठीक है, तो जो लास्ट रो है वो हमने लिख लिया है, जो हमारा ये की एलिमेंट है, की एलिमेंट हमने इसे 1 बना दिया। ठीक है, ये 0 रहा, ये -1/4 था, ये -1/3 बन गया, ये 0 रहा। ठीक है, ये 4/3 है। ठीक है, ये चीज समझ आ गया राजी आपको, यहां तक क्लियर हो गए। तो हमने की एलिमेंट को 1 बना दिया। अब हमारा अगला टास्क क्या है, जो बाकी के एलिमेंट्स हैं हमें उन्हें 0 बनाना है इस कॉलम के अंदर। ठीक है, इस कॉलम के अंदर हमें 0 बनाना है, इन दोनों को हमें 0 बनाना है। ठीक है, तो ये एक काम करते हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर वाले से डील करते हैं। ठीक है, अब ये 1/4 है, 1/4। ठीक है, स्पेस चाहिए, एक काम करते हैं, जो नीचे की जो रो है, ठीक है, इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से, इस नीचे की रो को 3 से डिवाइड करके टॉप रो में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर 3/4 नजर आ रहा है, तो मैं इसे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बचा 1/4 और ऊपर से मैं ऊपर वाली रो में से माइनस कर देता हूँ, सो इट विल गिव मी 0। तो मेरी फिक्स रेशियो क्या आ रही है, 1/3। इसका मतलब क्या है कि इस रो को मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में मैंने ऊपर वाली रो में से माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये काम मुझे सारे में करना है। अब यहां पर ये एलिमेंट हो गया मेरा 0, ये चीज थोड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है, अब ये एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो -0/3, ये एज इट इज यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये है -1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4। अब ये 1/4 है, माइनस, अब ये एक और माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब 1/4 है ना। ठीक है, तो अब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ गया, 1/12। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/12
तो ये आ गया 3 प्लस 1/12, ये आ गया 4/12, ये आ गया 1/3। तो यहां पर S1 आ गया 1/3, ये चीज ठीक है, ये आ गया 1/3। अब उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करके इसमें से माइनस करूंगा, 0 आ रहा है, ठीक है, ये एलिमेंट आ गया 0, ठीक है। अब इसको 1 को 3 से डिवाइड करके इसमें से माइनस करूंगा, सो इट इज -1/3, -1/3, ठीक है। अब ये 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा, फिर 6 में से 1 माइनस करूंगा तो आ रहा है 5, तो बी आ गया 5, ये चीज समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो हमने पूरी की पूरी रो को हमने क्या किया है, ये वाली जो पूरी रो थी हमने इसे 3 से डिवाइड करके टॉप रो में से हमने माइनस कर दी, ठीक है। अब यही काम हमें दोबारा करना है सेकंड रो के लिए। अब ये 3/4 है, ठीक है, क्या करना होगा हमें, ठीक है, यहां पर हमें 11/4 मिल रहा है एंड दिस इज 3/4, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पूरी रो को 11/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे की पूरी इस रो को 11/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ आ गया, 11/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पूरी रो को, और फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 11/4 माइनस ये 3/4 इंटू 11/3, तो ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है। सो ये एलिमेंट मैंने 0 बना दिया, इसी के लिए काम कर रहा था मैं। अब ये एलिमेंट हमें 0 मिल रहा है, ठीक है, ये भी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर है -1/4, -1/4 माइनस, ठीक है, ये क्या था, माइनस अगेन -1/4, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 इंटू 11/3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 11/12, ठीक है। तो 11/12 -1/4, ये आ गया हमारे पास 11 - 3/12, ठीक है, ये आ गया 8/12, सो इट कम्स आउट टू बी 2/3। तो यहां पर आ गया 2/3, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है, ओके, सही चल रहा है, ठीक है। अब ये S2 वाला बीच वाला एलिमेंट देखते हैं, S2 वाला बीच वाला ये, ठीक है, ये 1 एज इट इज रहेगा, नीचे 0 है, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, और ये आ गया हमारे पास 0 - 1, ठीक है। सो इट विल बी 0 - 1, 11/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सो -11/3, ठीक है। अब ये आ गया 15 - 3 इंटू 11/3, ठीक है, 15 - 11, ये आ गया हमारे पास 4, ये चीज, तो ये आ गया हमारे पास 4, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है, क्लियर हो रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो ये अब हमने एक नई टेबल ड्रॉ कर लिया, नाउ दिस टेल्स अस आवर प्रेजेंट सिचुएशन, अब की सिचुएशन हमें ये बता रहा है, ठीक है। अब हम क्या है, अब हम x2 की 5 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, x1 की 2 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और s2 की हम सॉरी ये तो प्रॉफिट थे, x2 की 5 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, और x1 की 4 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, और S2 की भी 4 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मतलब S2 क्या है, या तो आइडल टाइम दिखा रहा है कि 4 आवर्स के लिए वो आइडल है, ठीक है, मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है, या फिर ये नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम कर रहा है, वटएवर। तो ये हमारी अब नई सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या अब ये इज दिस द बेस्ट सिचुएशन, या इससे भी चीजों को इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर हम निकालते हैं ZJ, ठीक है, ZJ आप जानते हो ZJ कैसे निकलता है, ठीक है। ये नीचे वाली टेबल को मिटाते हैं, एक्चुअली छोटा छोटा अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो आपको आपकी स्क्रीन पे थोड़ा दिक्कत होगी, सो इसलिए कोशिश रहती है कि थोड़ा बड़ा लिख लें यहाँ पे, ठीक है। ZJ क्या ऐसे होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, नीचे लिख दो बस, ठीक है। सो 5 × 0 + 2 × 1, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया 5 प्लस ये आ गया 5, ठीक है, ये आ गया 5/3 माइनस ओके 5/3 - 2/3, ये आ गया 3/3 यानी कि 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 1, ठीक है। अब 5 0 2 0, ये भी आ गया 0, ये आ गया -5/3, ये आ गया 8/3,
ठीक है, 8/3 माइनस 5/3, ये आ गया 3/3, ये आ गया 1, ठीक है। सो दिस गिव्स अस 1। और अब हमें पता चलेगा एट प्रेजेंट हम कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। 5 × 25, ठीक है, एंड 4 × 8, सो 25 + 8, ठीक है, ये आ गया 33। एट प्रेजेंट जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है इट इज 33 रुपीज, ठीक है। तो ये हमने प्रॉफिट लॉस्ट पर कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया। अब आइए निकालते हैं नेट इवैल्यूएशन, कि अगर हम कोई और अगर एक क्वांटिटी बनाए तो हमारा प्रॉफिट कितना चेंज होगा, ठीक है। CJ - ZJ हम निकालते हैं नेट इवैल्यूएशन रो, कि अगर आप एक X1 अगर आप बनाते हो तो आपके प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, नेगेटिव होगा तो प्रॉफिट घटेगा। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये अब करिए CJ - ZJ, ये आ गया 2 - 2, ये आ गया 0, 5 - 5, ये आ गया 0, 0 - 1, ये आ गया -1, 0 - 0, ये आ गया 0, 0 - 1, ये आ गया -1, ठीक है। तो आपने देखा कि अब यहां पर देखिए, अगर आप एक X1 देखो, X1 और X2, X1, ठीक है, X2 और S2, ये तीनों तो हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इनको स्टडी करके तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये 0 0 0 ही आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये तो आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हो। अब चेंज क्या कर सकते हो, या तो आप S1 मैन्युफैक्चर कर सकते हो या S3 मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अगर आपने S1 मैन्युफैक्चर किया तो पर पीस आपको 1 रुपी का प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, लॉस होगा। अगर आप S3 मैन्युफैक्चर करते हो तो पर पीस आपको 1 रुपी प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, लॉस होगा। समझ आ रहा है, ठीक है। तो -1 तो यानी कि अभी जो सिचुएशन है दैट्स द ऑप्टिमम सिचुएशन, वो बेस्ट है। आपका जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल मैक्सिमम मिल रहा है आपको, मैक्सिमम। समझ आ रही है चीज आपको, ठीक है। तो एट प्रेजेंट आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 33 रुपीज, ठीक है। और X2 कितना बना रहे हैं हम, 5 यूनिट्स हम X2 की बना रहे हैं। X1 की कितनी यूनिट्स बना रहे हैं हम, 4 यूनिट्स हम X1 की बना रहे हैं, ठीक है। और S2 यानी कि मशीन नंबर 2 की जो इक्वेशन थी, ये मशीन नंबर 2 की हम बात कर रहे थे, S2 की वैल्यू इस सिचुएशन में कितनी आ रही है, 4 आ रही है, 4। यानी कि जो मशीन नंबर 2 है ये 4 आवर्स मतलब खाली रहती है, आइडल रहती है, ठीक है। ये हमें कोई पैसा मतलब कमा के नहीं दे रहा S2, ठीक है। सो मशीन 2 इट इज आइडल फॉर 4 आवर्स। समझ आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है, मतलब इस सेशन के अंदर। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से एक जो कोई ऑर्डिनरी लीनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम है आप उसे किस तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि आप सिंप्लेक्स मेथड के अंदर प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, मिनिमाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो रिसोर्सेज होते हैं यानी कि जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन की वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि जो इक्वेशंस हैं बस जो इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, दे मस्ट ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, इक्वालिटी की फॉर्म में होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप स्लैक वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हो अगर लेस देन का साइन है, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अगर ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो मतलब जो इनइक्वालिटीज है आपको उसे इक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर लास्ट जो चौथा पॉइंट था वो मैंने आपको बताया कि जितने भी वेरिएबल्स हैं X1 X2 जो प्रॉब्लम में दे रखे हैं एंड स्लैक वेरिएबल्स S1 S2 S3, जो आप ये इक्वालिटीज को मतलब इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो आप स्लैक वेरिएबल S1 S2 S3 का प्रयोग करते हो, ठीक है, ऑल ऑफ देम दे आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने प्रॉब्लम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया। राइट हैंड साइड जो थी हमने उसे पॉजिटिव मतलब हमने उसे पॉजिटिव रखा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये सारे ग्रेटर देन 0 थे। हमने जो प्रॉफिट की इक्वेशन है उसमें S1 S2 और S3 का प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन भी जोड़ लिया जो कि 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम लेकर आए, फिर हमने टेबल बनानी शुरू करी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया कि जो सिंप्लेक्स मेथड है वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करता है कि जो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा इट इज ऑलवेज एट द कॉर्नर्स, ठीक है। तो आप एक कॉर्नर से शुरू करते हो, और बाकी जो कॉर्नर्स है आप उस पर प्रॉफिट निकालते हो, फिर आप बाकी कॉर्नर्स पे चेक करते हो कि अगर मैं किसी और कॉर्नर पे जाऊं तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप शुरुआत कहां से करते हो, ओरिजिन से करते हो। ओरिजिन पे क्या होता है, जो वेरिएबल्स जो आपको फाइंड आउट करने हैं
x1 x2 x3 जितने भी वेरिएबल्स हैं जो आपको फाइंड आउट करना है, आप उन सबको जीरो पुट करते हो, आप उन सबको जीरो पुट करते हो, और s1 s2 s3 जो बाकी के वेरिएबल्स हैं आप उनकी वैल्यू निकालते हो शुरुआत ऐसे करते हो, ठीक है। फिर आप टेबल बना बना के आप उसको मतलब चेक करते हो कि एट प्रेजेंट हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो ये CJ माइनस ZJ जब तक सारे या तो जीरो हो जाए या नेगेटिव हो, ठीक है, ये सारे के सारे या तो जीरो है नेगेटिव है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। अगर आप कोई भी चेंज करोगे तो या तो प्रॉफिट उतना ही रहेगा या फिर आपका प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, ठीक है। और मिनिमाइजेशन में टेस्ट क्या होता है कि या तो सारे के सारे जीरो हो, ठीक है, या फिर कोई पॉजिटिव हो जाए, +2 आ रहा है। मतलब मिनिमाइज कब करेंगे, जब कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी चेंज करते हो, ठीक है, तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज करेगी या उतनी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप करते रहते हो, आइट्रेशंस आप करते रहते हो, चेक करते रहते हो, जब आपका जो टेस्ट है वो पास हो जाता है, मतलब जो आपका CJ माइनस ZJ वाला जो रिक्वायर्ड वैल्यू जब आपको मिल जाती है, या तो सारी जीरो और नेगेटिव होंगी या सारी जीरो और पॉजिटिव होंगी, ठीक है ना। जब ये सिचुएशन आ जाती है तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो जाती है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन है, एक बार जरा करके देखो इनको, ठीक है ना। अभी इससे अगले लेक्चर के अंदर वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको थोड़ा यही चीज वैसे दोबारा बताने का तो कोई मतलब नहीं, मैंने सारा आपको बता दिया, ठीक है। दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक कैनोनिकल फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो भी सीखने के लिए खैर और भी बहुत कुछ है, पर वो सारा हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। पर उससे पहले आप कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स आप सिंप्लेक्स मेथड के सॉल्व करके देखो, चाहे जो दो प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करे हैं, चाहे आप वही प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लो। और अगर मैंने कैलकुलेशन में अगर कहीं पे कोई भी गलती की है तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर आप टाइम के साथ आप बता देना कि सर आपने इस टाइम पे ये चीज़ आनी थी और आपने ये लिखी है, हो सकता है गलती होगी हो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको लेक्चर, नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना है आपने। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को हमारे लेक्चर ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।